प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2159। इट टर्न्स आउट टू बी हर। झंग के शरीर से उठती खून की तेज गंध ने लू कैरन को तुरंत एहसास करा दिया कि वो अभी अभी किसी युद्ध से लौटा है। उसने चौंक कर पूछा, ब्रदर, अभी कहाँ गए थे आप? झंग मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला, बस एक सैक्रिफिशियल स्पिरिट निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। ये है वो सरप्राइज जो मैंने वादा किया था। वो गाढ़ी लाइफ एनर्जी की खुशबू लाखों जीवों की आत्मा का निचोड़ थी। उसकी मोहकता का कोई विरोध नहीं कर सकता था। लू कैरन हैरान रह गई। ये मेरे लिए? उसे यकीन ही नहीं हुआ। यह खजाना ऐसा था कि इसे पाने के लिए कोई भी एलियन दीवाना हो जाता, और कई देशों ने तो इसी के लिए युद्ध छेड़े थे। और झंग ऐसे कैजुअली बाहर गया और फूलों का गुलदस्ता लाने की तरह ये ला दिया। झंग हंसते हुए बोला, ये वुलुयन एम्पायर वालों ने भेजा है। बड़े अच्छे लोग हैं ना? ये ब्रदर, आपको अपने पास रखना चाहिए। मुझे देने से तो ये बर्बाद होगा। लू कैरन ने सिर हिलाया, लेकिन झंग ने हाथ लहराते हुए कहा, मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं। तुम्हें दूंगा तो इसका असर सबसे ज्यादा होगा। तुम्हारी ताकत बढ़ेगी, जिससे वॉरशिप का निर्माण तेज होगा, और वो हमारे लिए बेहद जरूरी है। इसलिए लू कैरन ने और जिद नहीं की और स्पिरिट को स्वीकार कर लिया। फिर झंग ने कहा, कैरन, मुझे तुमसे अब एक और काम चाहिए। उसने तेजी से वो सब बताया जो अभी अभी उसने झेला था। जल्दी में वो लू कैरन को साथ नहीं ले गया था, लेकिन अब उसके दिमाग में एक नया विचार आया। हम अंडरग्राउंड वर्ल्ड के बारे में बहुत कम जानते हैं। क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर उनसे संपर्क किया जाए? दरअसल जब झंग ने उन लिजर्डमैन को मारा था, उनके स्मार्ट डिवाइसेस सही सलामत बच गए थे। यहीं से उसके दिमाग में आया, वो खुद को लिजर्डमैन की तरह डिस्गाइज कर सकता है और वुलुयन एम्पायर से संपर्क कर सकता है। इससे वो उनके रहस्यों की जासूसी भी कर सकेगा। उसने यांग जिंगसिन को भी बुलाया और मरणासन्न लिजर्डमैन को उसे सौंप दिया, ताकि वो उनके दिमाग से जानकारी खींच सके। लू कैरन ने मीनवाइल वो सारे उपकरण चेक किए जो झंग लेकर आया था। वो बड़े बड़े स्पेस वाइब्रेशन इंस्ट्रूमेंट्स बेहद काम के थे। इन्हें इस्तेमाल कर जमीन के वाइब्रेशन डिटेक्ट किए जा सकते थे। यहां तक कि भूकंप की भविष्यवाणी भी की जा सकती थी। लू कैरन ने मुस्कुराकर कहा, ब्रदर, ये तो आसान है। सारे डिवाइसेस सही हालत में हैं, बिल्कुल काम करेंगे। मैं इन लिजर्डमैन की आवाज भी सिमुलेट कर सकती हूं और सीधे वुलुयन एम्पायर से बात कर सकती हूं। झंग ने गहरी सांस ली। बहुत बढ़िया। हमें पूरी कोशिश करनी होगी कि वुलुयन एम्पायर को उनके सैनिकों की मौत का पता न चले। मैं चाहता हूं वो चुपचाप हुएक्सू आर्मी के आने का इंतजार करें। उसने लू कैरन को कहा कि वो जल्दी से सैक्रिफिशियल स्पिरिट एब्जॉर्ब कर ले। अभी उसका एबिलिटी इंडेक्स सिर्फ 19,000 था। सुधार की बहुत गुंजाइश थी। वैसे भी रोजाना इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग करते करते उसकी पावर्स और रिफाइन हो रही थी। दूसरी तरफ यांग जिंगसिन ने बचे हुए लिजर्डमैन से इंटेरोगेशन शुरू किया। उसने हर घायल पर एरो तानकर उनकी जुबान खुलवाई, और जो जानकारी मिली वो सबको चौंकाने वाली थी। हाल ही में वुलुयन एम्पायर के अंदर एक खतरनाक असैसिन उभरी है। वो खास एलियन ऑफिसर्स को मार रही है। पिछले कुछ महीनों में उसने 1000 से ज्यादा एलियंस का कत्ल किया है, जिनमें से ज्यादातर हाई रैंक मिलिट्री ऑफिसर्स थे। ये सुनकर झंग की आंखें फैल गई। क्या सच में भगवान मेरी मदद कर रहा है? मतलब वुलुयन एम्पायर के अंदर भी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो चुकी थी। ये तो वैसा ही था जैसे नींद में किसी के हाथ तकिया लग जाए। उसने सोचा, क्या वुलुयन एम्पायर के और भी दुश्मन हैं? यांग जिंगसिन भी हैरान थी। ये घटनाएं उसी वक्त शुरू हुई जब वुलुयन एम्पायर ने हुएक्सू किंगडम पर सुनामी अटैक किया था, और रिपोर्ट्स के अनुसार उस किलर के पास कम से कम 500 सुपरनैचुरल एबिलिटीज हैं। इसलिए उसे पकड़ना या मारना बहुत मुश्किल है।
इतना सुनते ही झंगी और यांग जिंगसिन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और दोनों के मुंह से एक साथ निकला, ज़हू वायु। क्योंकि दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे थे जो कई एबिलिटीज यूज कर सकते थे, लेकिन 500 से ज्यादा एबिलिटीज वो सिर्फ एक ही कर सकती थी। NBAVRMI लायोन यक्का ज़हू वायु। उसकी प्रोटोटाइप युअन कोंगे भी इतनी एबिलिटीज नहीं एब्जॉर्ब कर पाई थी। वो अधिकतम 200 के आसपास पावर्स ही ले सकी थी। लेकिन ज़हू वायु, जिसे युअन कोंगे की कोशिकाओं से आइस सोल ने रिक्रिएट किया था और जिसे ली लिंगशु ने पूरे जियांगनन रीजन के रिसोर्सेज से नर्चर किया था, वो अपनी प्रोटोटाइप से भी आगे निकल चुकी थी। अब तक उसके एब्जॉर्ब करने की कोई अपर लिमिट ही नहीं दिखी थी। झंगी सचमुच हैरान रह गया। उसने सोचा, इतना बड़ा काम उसने चुपचाप कर दिया, वो भी बिना दिखावा किए। फिर उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, वो अब भी पहले जैसी ही है, निडर, पागलपंती से भरी। ये वो सिर्फ ज़हू वायु के लिए नहीं, युअन कोंगे के लिए भी था, क्योंकि ज़हू वायु ने युअन कोंगे की पागलपन वाली आदतें भी विरासत में ली थी। आप सोच सकते हैं, झंगी खुद भी कभी वोलुयन एम्पायर में छिपकर जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि एक एम्पायर की जड़ें बहुत गहरी होती है। अंडरवर्ल्ड का गेटकीपर उसे जमीन पर न मार पाए, लेकिन अपने होम ग्राउंड पर झंगी का बच निकलना बहुत मुश्किल होता। लेकिन ज़हू वायु ने अब तक सिर्फ अफरात फ्री फैलाई थी और बाई चैरियट से नीचे वाले टारगेट्स पर हमला किया था। एम्पायर की जड़ों को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर भी हुएक्सू किंगडम को उसने काफी समय जरूर दिला दिया था। झंगी ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या ज़हू झेंग को इसके बारे में पता है? उसे कुछ गड़बड़ लगी। शायद इसी वजह से ब्लिजर्ड सिटी आने के बाद उसने ज़हू वायु को कहीं नहीं देखा। वो हमेशा ज़हू वायु को लेकर थोड़ा सतर्क रहता था। भले ही अभी ज़हू वायु उसे चुनौती न दे सके, लेकिन उसकी पावर की खासियत थी कि वो लगातार बढ़ सकती थी। कहां तक पहुंचेगी कौन जानता है। एक अनप्रेडिक्टेबल दुश्मन को नजरअंदाज करना मूर्खता होती। यांग जिंगसिन ने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए सोचा और बोली, मुझे नहीं लगता कि ये ज़हू झेंग की योजना है। झंगी ने मुस्कुराकर पूछा, ओ, कैसे कह सकती हो? यांग जिंगसिन हल्की मुस्कान के साथ बोली, ज़हू झेंग अब बूढ़ा हो गया है। ज़हू झेंग की उम्र अब 60 के ऊपर थी। सामान्य तौर पर इतनी भी बूढ़ी नहीं, लेकिन पिछले 4 सालों में उसने दुनिया भर की तबाही झेली थी। दिन रात मेहनत करते हुए वो मुश्किल से 4-5 घंटे ही सो पाता था। ये सब उसकी उम्र को और तेजी से खा रहा था। उन्नत मेडिकल डिवाइसेस और मेडिकल म्यूटेंट्स होने के बावजूद उसके अंदर का तनाव मिटाया नहीं जा सकता था। चैप्टर 2160 निष्काम अवस्था। जब इंसान बूढ़ा होने लगता है तो अक्सर उसके फैसले डगमगाने लगते हैं। ज़हू झेंग भी इससे अलग नहीं है। वो हमेशा अंदर और बाहर दोनों तरफ से परेशानियों से घिरा रहता है। बाहरी खतरे तो जियांगनन रीजन के बाहर के संकट और गांव चांगकोंग जैसे टाइम बम है, और अंदरूनी खतरे की बात करें तो यांग शिनशिन ने बात अधूरी छोड़ दी, बस ज़ांग यी की तरफ एक नजर डाली। जवाब साफ था। ज़ांग यी ने बेबस होकर हाथ फैलाए। इसमें मेरी क्या गलती है अगर मैं इतना मजबूत हूं? असल में ज़हू झेंग सबसे ज्यादा उसी से डरता था, तियानहाई सिटी का ज़ांग यी। वो उसके लिए गांव चांगकोंग से भी बड़ा खतरा था। इसलिए यांग शिनशिन के हिसाब से ये नामुमकिन था कि ज़हू झेंग अपने सबसे मजबूत रक्षक को छोड़ दे। ज़हू यू का ब्लिजार्ड सिटी से चुपके से निकलकर अपनी ताकत बढ़ाने जाना सीधा एक जुआ था। ज़ांग यी ने हाथ बांधकर पूछा, तो मतलब ज़हू यू अपने मन से ही चुपचाप चली गई? उसे ज़हू झेंग का वो बेबस चेहरा याद आया जब पहले बातचीत हुई थी। अब सारी कड़ियां जुड़ गई। वाकई उसके शरीर में युआन कोंगे के जीन्स है। वो औरत कभी चैन से नहीं बैठ सकती। ज़ांग यी की नाक हल्की खुजली करने लगी। उसके मन में ज़हू यू को लेकर बेहद जटिल एहसास थे, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल युआन कोंगे जैसा था और उसकी क्षमताएं
असल में अपग्रेडेड वर्जन। हर बार जब वो उसे देखता तो अनजाने ही युआन कॉन्गे से जोड़ देता। ये रिश्ता बेहद अजीब और सूक्ष्म था। यांग शिनशिन ने ठंडे स्वर में कहा, तो आसान है। अगर तुम्हें बोझ लगता है तो मैं सही मौका देखकर उसे खत्म कर दूंगी। उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। जो भी चीज जांग यी को असहज करे उसे मिटाने में यांग शिनशिन हिचकती नहीं। वो जानती थी भले ही वो खुद सुपरह्यूमन न हो, लेकिन दिमाग से ऐसा जाल बुन सकती है जिसमें जू यू की मौत पक्की हो। जांग यी थोड़ी देर चुप रहा, फिर सिर हिलाया। रहने दो, इस वक्त हमें उससे फायदा मिल रहा है। वो हमारी दुश्मनों का ध्यान बंटा रही है। अब भी बस ध्यान बंटाना। यांग शिनशिन हल्की हंसी दबा न सकी। भाई, हमने 3 महीने पहले ही हमला करने की सारी तैयारी पूरी कर ली थी। वुलुआन एम्पायर का पतन तय है, और कितनी देर तक तैयारी करते रहोगे? जांग यी ने सहज भाव से हाथ फैलाए। अगर मुझे डर न होता कि कुछ अनहोनी हो सकती है, तो मैं अब तक हुआशु किंगडम को यहन क्लैन जैसा महान सभ्यता स्तर तक पहुंचा चुका होता, और फिर बस एक झटके में वुलुआन एम्पायर को कुचल देता। उसने गहरी सांस ली और गंभीरता से यांग शिनशिन की तरफ देखा। असल बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे आसपास का कोई भी मर जाए, चाहे तुम हो, शिनशिन, या फिर मेरा परिवार और दोस्त। मैं किसी को चोट खाते भी नहीं देखना चाहता, लेकिन युद्ध तो निर्मम होता है, मौतें तो होंगी ही। इसलिए मैं बस इतना कर सकता हूं कि अपनी ताकत और बढ़ाऊं और हमारे नुकसान को कम से कम करूं। यांग शिनशिन की आंखों में ऐसी कोमलता झलक उठी जो उसने किसी और को कभी नहीं दिखाई थी। भाई, तुम सच में बहुत कोमल दिल के हो। जांग यी हल्का मुस्कुराया। ये दुनिया दिन ब दिन और खतरनाक होती जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे आसपास के सारे जाने पहचाने चेहरे चले जाएंगे। अगर आखिर में हम अकेले रह गए तो कितना डरावना और अकेलापन होगा। यांग शिनशिन ने सिर हिलाया और वापस योजना बनाने जाने लगी, लेकिन तभी जांग यी ने उसे रोका और एक सैक्रिफिशियल स्पिरिट थमाया। मैंने एक केरन को दिया था और ये तुम्हारा है। मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं। उसके लिए अपने साथियों की ताकत बढ़ाना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। लेकिन यांग शिनशिन ने बस उसे देखा और मुस्कुराकर सिर हिला दिया। भाई, मुझे इसकी जरूरत नहीं। जांग यी ठिठक गया। क्यों? यांग शिनशिन ने अपने सिर की तरफ इशारा किया। सुपर पावर का असली सार है सोच। मैं नहीं चाहती कि मेरी पावर इंडेक्स बहुत तेजी से बढ़े और मेरी सोच की गहराई प्रभावित हो। जांग यी चुप हो गया। उसने उसकी पीठ की ओर देखा और अचानक उसे याद आया, लिंग ने जिस निष्काम अवस्था की बात की थी, वही यही थी। मैं ये नहीं सीख सकता। वो हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाया। अब उसके पास 2 और सैक्रिफिशियल स्पिरिट्स बची थी। खुद उसे जरूरत नहीं थी, तो अब सोचना था कि इन्हें किसे दिया जाए। फैटी शू अभी बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। वो अभी अभी इप्सिलॉन लेवल पर पहुंचा है और उसकी ताकत पूरी तरह विकसित नहीं हुई। हुआ लियांग युए और बाकी लोग वैसे ही काफी मजबूत है। अंकल यू तो मैकेनिकल असेंशन की राह पर है। उसे इस चीज में दिलचस्पी नहीं। सोचते सोचते जांग यी को एहसास हुआ, उसके आसपास लगभग सभी लोग इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं कि उन्हें अब सैक्रिफिशियल स्पिरिट से बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलेगा। इसी बीच अचानक एक धीमी आवाज आई, शायद, भाई जांग यी, आप मुझे सोच सकते हैं? आवाज मीठी थी, लेकिन भाई कहते वक्त थोड़ी सख्त लग रही थी। जांग यी ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। ये आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? फिर उसकी परछाई जमीन से उठने लगी और इंसान का आकार लेने लगी। काले कपड़ों और काले लेस वाले मास्क में म्यू यान शांति से उसके पास खड़ी थी। वो हमेशा ऐसी ही रहती थी, बेहद कम मौजूदगी वाली, जैसे हो ही ना। घर पर भी शायद ही बोलती थी। ये उसकी आदत नहीं, उसकी शख्सियत थी, वरना शायद उसकी ये क्षमता ही न होती। जांग यी को तभी याद आया,
म्यू यान अभी भी बस डेल्टा लेवल पर थी, 9,999 पॉइंट इंडेक्स के साथ। उसकी प्रतिभा भी औसत थी। ब्लिजार्ड सिटी में तो वो बस एक सामान्य कैप्टन स्तर की मानी जाती थी। असल में शू और अंकल यू की तरह ही। फर्क बस इतना था कि शू और अंकल यू की ताकत पूरी तरह संसाधनों की वजह से थी, जबकि म्यू यान खुद मेहनत कर रही थी। जांग यी को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा। म्यू यान ने कभी कुछ मांगा नहीं था। उसके लिए बस उसके साथ रहना ही सम्मान की बात थी, वरना शायद वो अब तक जू यू के लिए बस एक टॉनिक बन चुकी होती। लेकिन आज उसने खुद पहल की थी। शायद इस बार वो भी अपनी किस्मत बदलना चाहती थी। जांग यी ने उसे ध्यान से देखा। म्यू यान थोड़ी झेंपी हुई थी, लेकिन सैक्रिफिशियल स्पिरिट जैसा प्रलोभन कौन छोड़ सकता है? जांग यी के लिए यह बस एक संसाधन था, लेकिन बाहर की दुनिया में इसके लिए तो 2 देशों में युद्ध छिड़ सकता था। और अब म्यू यान ने भी इसके लिए हाथ बढ़ाया था।